Hello everyone, welcome to Classes with Poonam. Today we'll do 7th chapter from class 6th history. The name of this chapter is Ashoka the Emperor who gave up war. इस चैप्टर में हम एक ऐसे एम्परर के बारे में पढ़ने वाले हैं जिन्होंने युद्ध का त्याग कर दिया था। देखिए, अपने पिछले चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया कि जो किंग होते थे वो अपने किंगडम को एक्सपेंड करने के लिए दूसरे किंग्स के ऊपर अटैक करते रहते थे। अब उनके ऊपर अटैक करते, उनको युद्ध में हराते और फिर उनके किंगडम को अपने किंगडम में मर्ज कर लेते और इस तरीके से अपने किंगडम को एक्सपेंड किया करते थे। अब अशोका ने तो युद्ध को त्याग दिया था, तो उन्होंने जो है अपने एरिया को कैसे एक्सपेंड किया, और उनका एरिया जो था वो कोई छोटा एरिया नहीं था। हमारी कंट्री के ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स पे उन्होंने अपना रूल किया था, और इसके साथ साथ आज प्रेजेंट जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एरिया है वहाँ पर भी उन्होंने रूल किया। तो युद्ध को त्यागने के बाद भी इतने बड़े एरिया को पहले तो उन्होंने कैसे एक्सपेंड किया, और दूसरी बात किस तरीके से वो वहाँ पर रूल करते थे, वही सब जो है हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द स्टार्टअप गिवन हियर रोशंस रुपीज़। अब रोशन यहाँ पर एक इमेजिनरी कैरेक्टर है। आज रोशन का बर्थडे है। रोशन के ग्रैंडफादर ने उसको जो है एक बड़ा ही न्यू ब्रांड नोट, क्रिस्पी नोट दिया है। रोशन इस नोट से एक सीडी खरीदना चाहती है, बट सीडी को खरीदने से पहले वो उसको देखना और फील करना चाहती है। जैसे ही वो नोट को देखती है तो वो नोटिस करती है कि नोट के राइट साइड पर गांधी जी की पिक्चर बनी हुई है और नोट के लेफ्ट साइड पर अ सेट ऑफ टाइनी लाइंस बना हुआ है। तो जैसे ही वो टाइनी लाइंस के सेट को देखती है तो वो सरप्राइज रह जाती है और सोचती है कि आखिर लाइंस का ये सेट यहाँ पे क्यों प्रिंट किया गया है। देखिए, किसी भी कंट्री की करेंसी पर कोई भी पिक्चर ऐसे ही नहीं प्रिंट कर दी जाती। पहले उसकी हिस्ट्री को, उसकी इंपॉर्टेंस को जाना जाता है, समझा जाता है, तभी जो है उसको करेंसी पर प्रिंट किया जाता है। तो आखिर इस पिक्चर में ऐसी क्या बात थी कि भाई इसको जो है करेंसी पर प्रिंट कर दिया गया। सो ये चीज़ भी हम जो है इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर के मेन पार्ट को विद द फर्स्ट पॉइंट गिवन हियर, अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर। एक बहुत बड़ा राज्य जिसको क्या कहा गया, साम्राज्य। अब किंगडम और एम्पायर में क्या डिफरेंस है? किंगडम देखिए स्मॉल होता है, एम्पायर बिग होता है। किंगडम पर जो रूल करता है वो किंग होता है और एम्पायर पर जो रूल करता है वो एम्परर होता है। क्योंकि एम्पायर बड़ा होता है तो एम्परर को एम्पायर पर रूल करने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज की, ज़्यादा ऑफिशियल्स की, बहुत बड़ी आर्मी की भी ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो यहाँ इस चैप्टर में जिस एम्परर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, अशोका के बारे में, वो हिस्ट्री का एक बहुत ही ग्रेट एम्परर था। सो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो पहले हम देखते हैं कि जो नोट्स और कॉइन्स के ऊपर जो ये लाइन्स की पिक्चर बनी हुई है, ये बहुत बड़ी इसकी हिस्ट्री है। मतलब अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे ही कोई पिक्चर प्रिंट नहीं कर दी जाती, इसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। एक्चुअली इन लाइंस को जो है स्टोन्स के साथ कार्व किया गया है और फिर एक स्टोन पिलर पर ही इनको जो है सारनाथ में प्लेस्ड कर दिया गया है। अब जैसे ही आपने सारनाथ सुना, कि आपको कुछ याद आ रहा है? जी हाँ, सारनाथ के बारे में हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था कि सारनाथ वो प्लेस है जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला अपना उपदेश दिया था, और सारनाथ में ही जो है लाइन कैपिटल को प्लेस किया गया है। ओके, अब अशोका के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अशोका हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट रूलर्स में से एक थे। अपने जो भी मैसेजेस वो लोगों को देना चाहते थे या अपने मिनिस्टर्स को देना चाहते थे, तो वो क्या करते थे, वो जो है इन्हें इंस्क्रिप्शंस पर इंस्क्राइब करवा देते थे। मतलब इंस्क्रिप्शंस पर खुदवा देते थे या फिर जो है रॉक सरफेस के ऊपर खुदवा देते थे। अब इन इंस्क्रिप्शंस में क्या लिखा हुआ होता था ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि उनके किंगडम को आखिर एम्पायर क्यों कहा जाता था। अभी हमने देखा कि किंगडम और एम्पायर में क्या डिफरेंस है। किंगडम छोटा होता है, एम्पायर बड़ा होता है। तो उन्होंने अपने किंगडम को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया था, इसीलिए उनके किंगडम को जो है क्या कहा जाता था, एम्पायर कहा जाता था। सो जिस एम्पायर पर अशोका रूल करते थे वो एम्पायर जो है उनके ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नियर अबाउट 2300 ईयर्स अगो फाउंड किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के एक्सपोर्टर थे जिनका नेम चाणक्य था। इनको हम कौटिल्य भी कहते हैं। ये बहुत ही वाइज पर्सन थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य को न्यू आइडियाज़ देते रहते थे कि किस एरिया पे अटैक करना है, कौन से किंगडम को अपने किंगडम में मिक्स करें, किस किंग के ऊपर अटैक करें, कैसे रूल करें, कैसे जो है अपनी कंट्री के इंटरनल पार्ट को चलाना है, किस तरीके से ऑफिशियल्स को जो है अपॉइंट करना है। हर एक चीज़ ये चंद्रगुप्त मौर्य को बताते रहते थे और चंद्रगुप्त मौर्य उन्हीं के अकॉर्डिंग वर्क करते थे, और इसीलिए जो है उन्होंने अपने साम्राज्य को इतना ज़्यादा एक्सपेंड भी वो कर पाए और उनका साम्राज्य बहुत स्मूथली चलता था। मतलब इंटरनल लोगों के बीच में किसी तरह का कोई भी क्राइसिस नहीं थे। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य के बहुत सारे जो आइडियाज़ हैं वो हमें अर्थशास्त्र में देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि व्हाट इज़ डायनेस्टी। हिंदी में इसको हम कहते हैं वंश।
देखिए, एक ही फैमिली के मेंबर्स जब एक ही जगह के बाद एक दूसरा रूल करता है तो उसको डायनेस्टी कहा जाता है। लाइक सबसे पहले मौर्यन जो साम्राज्य था उसको फाउंड किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, देन उसके बाद उनके सन बिंदुसार ने इसके ऊपर राज्य किया, देन बिंदुसार के बेटे अशोका ने इसके ऊपर रूल किया। तो एक ही फैमिली के मेंबर्स हुए ना, तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे ने यहाँ पर जो है रूल किया। तो इसीलिए जो है चंद्रगुप्त, ये जो मौर्यन डायनेस्टी थी इसको मौर्यन डायनेस्टी कहा जाता था, वंश कहा जाता था। नेक्स्ट, ये जो एम्पायर था अशोका का, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ भी हुआ करती थी, जैसे कि इन इंपॉर्टेंट सिटीज़ में पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन इंक्लूड थी। क्यों इनको इंपॉर्टेंट कहा जाता था? एक्चुअली तक्षशिला जो थी वो नॉर्थ ईस्ट का गेटवे थी, मतलब नॉर्थ ईस्ट से अगर किसी को आना था तो वो तक्षशिला से होते हुए आता था, या फिर सेंट्रल एशिया में भी आना होता था तो वो तक्षशिला से होते हुए आता था। और जो उज्जैन था वो नॉर्थ से साउथ का जो एरिया था वहाँ पर सिचुएटेड था। और ये जो सिटीज़ थी शायद यहाँ पर जो है मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स या फिर क्राफ्ट पर्सन्स रहा करते होंगे। इट इज़ नॉट कन्फर्म्ड कि भाई कौन रहता था, लेकिन हाँ शायद मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स या क्राफ्ट पर्सन ही रहते थे। और ऑफिशियल्स जो है इन एरियाज़ पर राजा की हेल्प से या फिर राजा के इंस्ट्रक्शंस, ये दिए हुए इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से जो है रूल किया करते थे। ओके, दूसरे जो एरियाज़ थे वो थे विलेजेस और टाउन्स का एरिया, जहाँ पर फार्मर्स या फिर हर्डर्स रहा करते थे। इसके साथ साथ जो सेंटर वाला पार्ट था वो था फॉरेस्ट का एरिया, जहाँ पर फॉरेस्ट में रहने वाले लोग रहते थे और वो फॉरेस्ट से मिलने वाले प्रोडक्ट को इकट्ठा करते थे। इसके साथ साथ वो जो एनिमल्स, फॉरेस्ट में जो एनिमल्स पाए जाते थे उनको हंट भी करते थे। ओके, अब इतना बड़ा एरिया है तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि भाई हाँ सभी लोग एक जैसी लैंग्वेज बोलते होंगे, एक जैसा खाना खाते होंगे, या फिर एक जैसे कपड़े पहनते होंगे, एक जैसे कस्टम्स को फॉलो करते होंगे। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जैसे आजकल है ना, नॉर्थ में कुछ अलग कस्टम, साउथ में कुछ अलग, ईस्ट में कुछ अलग, वेस्ट में कुछ अलग, तो सेम जो है उस टाइम पर भी हुआ करते था। हालांकि एक ही किंग रूल किया करता था, लेकिन फिर भी अलग अलग एरिया में लोग जो है अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे, अलग अलग तरह का फूड खाते थे और अलग अलग तरह के क्लोथ्स को पहनते थे, क्योंकि अलग अलग एरिया का वेदर और एटमॉस्फेयर अलग अलग था। तो फूड की जो कंडीशन होती है तो वो अलग अलग एरिया में अलग अलग ही ग्रो होता था, और वैसे ही वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग ही लोग अलग अलग तरह के कपड़े भी पहनते थे। ओके, सो यहाँ देखिए मैप में जो ब्लैक डॉट्स गिवन है वो इंपॉर्टेंट सिटी हैं मौर्यन एम्पायर की, और जो रेड डॉट गिवन है यहाँ पर अशोका के लिखे हुए इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। तो मतलब जहाँ जहाँ उसने अपना मैसेज को एक्सपेंड किया है तो उस एरिया पे उसने पक्का रूल ही किया होगा। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट पूरी कंट्री पर उसने जो है रूल किया हुआ है। ओके, अब हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो किंगडम्स थे वो स्मॉल होते थे और जो एम्पायर्स थे वो बिग होते थे। अब एम्पायर क्योंकि बिग होते थे तो एम्परर्स को जो है ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती थी, और इसीलिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिशियल्स को अपॉइंट करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी आर्मी को वो मेंटेन करके रखते थे अपने एम्परर को प्रोटेक्ट करने के लिए। टैक्स कलेक्ट करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया करते थे। रूलिंग द एम्पायर, अब इतने बड़े एरिया को किस तरीके से रूल करते थे? देखिए, अलग अलग तरह के लोग लैंग्वेज बोलते थे, अलग अलग तरह का फूड हैबिट्स उनकी थी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि भाई सेम टाइम के रूल जो है यहाँ पर अप्लाई होते होंगे। सो अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से रूल किया जाता था। अब जो एरिया पाटलिपुत्र के पास था, पाटलिपुत्र अशोका की क्या हुआ करती थी? कैपिटल हुआ करती थी, और हम सबको पता है कि जो भी ऑफिशियल वर्क्स होते हैं वो कैपिटल से ही रन करते हैं। सो यहीं पर जो है राजा रहा करते थे और यहीं से अपना कंट्रोल पूरे अपने एरिया में रखा करते थे। तो जो पाटलिपुत्र के पास वाला एरिया था वहाँ पर डायरेक्ट एम्परर का रूल हुआ करता था, और यहाँ पर जो है एम्परर अपने ऑफिशियल्स को अपॉइंट करता था, और ये ऑफिशियल्स फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन्स और ट्रेडर्स से टैक्स कलेक्ट किया करते थे, जो कि गांव में और टाउन्स में रहा करते थे। मतलब जो फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन्स और ट्रेडर्स विलेज और टाउन्स में रहते थे उनसे राजा के द्वारा अपॉइंट किए हुए ऑफिशियल्स टैक्स कलेक्ट करते थे। अब अगर ये लोग टैक्स को टाइम पर नहीं देते थे या कम देते थे, आनाकानी करते थे, तो ऑफिशियल्स इनको पनिश भी किया करते थे। अब कई बार जो है रूल्स में चेंज कर दिया जाता था। रूल्स में चेंज हुआ है तो किस चीज़ का पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए राजा ने जो है अपने मैसेंजर्स को अपॉइंट किया हुआ था। ये मैसेंजर वन प्लेस टू अनदर जाते रहते थे और राजा का जो मैसेज होता था वो ऑफिशियल्स तक पास करते रहते थे। इसके साथ साथ लोगों को सुपरवाइज करना भी जरूरी है। अब कहीं कोई ऑफिशियल किसी गलत तरीके से काम ना कर रहा हो तो इसके लिए राजा ने जो है अपने स्पाइस, अपने जासूस रखे थे, और ये जासूस जो है ऑफिशियल्स के ऊपर नज़र रखते थे, और अगर कोई भी ऑफिशियल सही से काम नहीं करता था तो उसको राजा के सामने पेश होना पड़ता था और सारा सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता था। गॉट इट? देन इन
सभी के ऊपर भी सुपरविज़न की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मतलब चाहे वो स्पाई है, चाहे मैसेंजर है, चाहे ऑफिशियल्स हैं, इन सब के ऊपर भी सुपरविज़न की ज़रूरत होती थी। तो इन सब के ऊपर सुपरविज़न जो है किंग की फैमिली या फिर कुछ जो है जो सीनियर मिनिस्टर्स हुआ करते थे वो सब लोग करते थे। गॉट इट। ये तो हो गया विलेजेस और टाउन का एरिया या फिर सिटीज़ का एरिया। अब इनके साथ साथ कुछ प्रोविंसेस भी हुआ करते थे और हर एक प्रोविंस की प्रोविंस कैपिटल हुआ करती थी, जैसे कि तक्षशिला और उज्जैन। हालांकि कुछ कंट्रोल यहाँ पाटलिपुत्र से ही चलता था, बट फिर भी हर एक प्रोविंस में जो रॉयल प्रिंसेस होते थे उनको भेज दिया जाता था एज अ गवर्नर, और वो गवर्नर्स यानी कि जो रॉयल प्रिंस थे वो यहाँ के लोकल कस्टम्स के अकॉर्डिंग जो है रूल किया करते थे। मतलब जैसे भी लोगों के कस्टम होते, जैसे भी लोगों की फूड हैबिट्स या लैंग्वेजेस होती थी, उसी के अकॉर्डिंग ये गवर्नर्स यहाँ पर रूल किया करते थे। इसके साथ साथ ये जो प्रोविंसेस थे या फिर सिटीज़ थी बड़ी बड़ी, इनके बीच का एरिया भी था। हर जगह राजा का रूल नहीं था, बीच का एरिया भी था। तो बीच का जो एरिया होता था वहाँ पर जो मौर्यन एम्पायर थे, मौर्यंस थे, वहाँ पर वो लोग रोड्स और रिवर्स के ऊपर अपना कंट्रोल रखते थे। रोड्स और रिवर्स के ऊपर कंट्रोल क्यों रखते थे? क्योंकि वन प्लेस से अनदर प्लेस जाने वाले, मतलब जो लोग इनके किंगडम से रिलेट नहीं करते थे, वो लोग जब इन रूट से जाते थे तो उन लोगों से ये लोग कुछ ना कुछ टैक्स कलेक्ट करते थे या फिर कोई ना कोई गिफ्ट ले लेते थे। अब गिफ्ट किस रूप में लेते थे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अर्थशास्त्र में इसके बारे में लिखा हुआ है, जैसे कि जो नॉर्थ और वेस्ट वाला पार्ट है वहाँ पर ब्लैंकेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। मतलब ब्लैंकेट, वहाँ के ब्लैंकेट जैसा ब्लैंकेट पूरी कंट्री या फिर कहीं पर भी नहीं मिलता था। तो उन लोगों से जो नॉर्थ ईस्ट से लोग आते थे इन एरियाज़ पर, उनसे ब्लैंकेट एज अ ट्रिब्यूट, एज अ गिफ्ट लेते थे। ट्रिब्यूट मतलब गिफ्ट, एज अ गिफ्ट लेते थे। साउथ का जो एरिया था वो गोल्ड के लिए और प्रेशियस स्टोन्स के लिए फेमस था। तो साउथ से आने वाले लोगों से जो है गोल्ड और प्रेशियस स्टोन एज अ ट्रिब्यूट लिया जाता था। गॉट इट। अब देखिए टैक्स में और ट्रिब्यूट में क्या डिफरेंस है? ट्रिब्यूट मतलब गिफ्ट, मतलब कि किंग को कभी भी कोई भी गिफ्ट दे जाता, और टैक्स तो जो है वो फिक्स तरीके से कलेक्ट किया जाता था। टैक्स तो देना होता था, बट गिफ्ट जो है हम जब चाहे जब दे सकते थे। ओके, तो ये हो गया सिटीज़ का, टाउन का, विलेजेस का एंड प्रोविंसेस का एरिया। अब फॉरेस्ट में किस तरीके से ये लोग कंट्रोल करते थे? फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग थे वो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट थे, मतलब अपनी मर्जी से अपना काम करते थे, अपनी मर्जी से रूल करते थे। राजा के ज़्यादा रूल्स वहाँ पर नहीं चलते थे। बट हाँ, उनसे भी एक्सपेक्ट किया जाता था कि जो भी उन्हें फूड मटेरियल फॉरेस्ट से मिलता है या दूसरे जो मटेरियल फॉरेस्ट से मिलते हैं वो इकट्ठा करें और राजा को जो है एज अ ट्रिब्यूट दे, एज अ टैक्स नहीं, एज अ ट्रिब्यूट दे। जैसे कि फॉरेस्ट से मिलने वाले जो भी प्रोडक्ट हैं, कुछ एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट, क्योंकि एलिफेंट्स को वॉर में यूज़ किया जाता था या राजा वैसे भी अपने पास एलिफेंट रखता था। टिम्बर है, हनी, वैक्स, ये सभी चीज़ें ये लोग फॉरेस्ट से इकट्ठा करते थे और राजा को एज अ गिफ्ट देते थे। एज अ टैक्स नहीं देते थे, एज अ गिफ्ट दिया जाता था। ओके, नाउ वन मोर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही इज गिवन हियर, द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी। अब एम्परर और कैपिटल सिटी के बारे में मैक्सथनीज ने अपनी बुक इंडिका में लिखा हुआ है। मैक्सथनीज कौन थे? मैक्सथनीज जो है एक एम्बेसडर थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में कोर्ट में भेजे गए थे एक ग्रीक रूलर के द्वारा, जिनका नेम था सेल्यूकस निकेटर। ओके, इन्होंने यहाँ पर वो कुछ टाइम तक रहे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, और यहाँ से जाने के बाद इंडिया के ऊपर एक बुक लिखी जिसका टाइटल उन्होंने दिया इंडिका। अब इंडिका में उन्होंने इंडिया के बारे में क्या लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में क्या लिखा हुआ है, जो द ओकेजन ऑन विच द एम्परर अपीयर्स इन पब्लिक इज सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड रॉयल प्रोसेशंस। वो ओकेजन जब एम्परर पब्लिक के सामने आता था तो वो कोई नॉर्मल ओकेजन नहीं होता था, उसको एज अ ग्रैंड रॉयल प्रोसेशन की तरह जो है सेलिब्रेट किया जाता था, एक झांकी की तरह सेलिब्रेट किया जाता था लोगों के द्वारा। राजा जो होता था वो सोने की प्लैंक्विन पालकी में बैठता था, उसके चारों तरफ जो है डेकोरेटेड एलिफेंट्स चलते थे जो कि गोल्ड और सिल्वर से डेकोरेट किए जाते थे, और कुछ जो राजा के गार्ड थे वो अपने साथ जो है ट्रीज़ को लेकर चलते थे, मतलब ट्रीज़ के कुछ ब्रांचेस या ट्रीज़ को लेकर चलते थे। इन ट्रीज़ के ऊपर कुछ बर्ड्स होते थे इंक्लूडिंग द फ्लॉक ऑफ द पैरेट, और ये जो पैरेट थे ये राजा की जो है तारीफ करते रहते थे कि जय हो राजा की, जय हो राजा की, ऐसा हमारा राजा अमर रहे, हमारा राजा जीवित रहे, ऐसे राजा के बारे में कुछ कुछ बोलते हुए चलते थे। ये पैरेट ट्रेंड पैरेट हुआ करते थे, जैसा इनको सिखाया जाता था वो वैसा ही बोलते थे और राजा के हेड के ऊपर सर्कल में ऐसे घूमते रहते थे। किंग जो है नॉर्मली विमेन के द्वारा साउंडेड होता था, आर्म्ड विमेन होती थी। अब ऐसा क्यों होता था? क्योंकि राजा को डर होता था कि कहीं वो भीड़ में निकल रहा है ना, कहीं भीड़ में उन्हें कोई मार ना दे, इसीलिए वो आर्म्ड विमेन के द्वारा सराउंड किए जाते थे।
उनके कुछ स्पेशल सर्वेंट हुआ करते थे जो उनके खाने से पहले फूड को टेस्ट किया करते थे। अगर फूड में किसी तरह की कोई दिक्कत होती तो सर्वेंट्स को ही वो दिक्कत हो जाती थी, फिर राजा उस फूड को नहीं खाता था और फूड बनाने वाले को जो है पनिश भी किया जाता था। तो ये स्पेशल सर्वेंट राजा के से पहले फूड को टेस्ट करते थे और राजा कभी भी जो है टू नाइट्स ही वो जो है एक सेम बेडरूम में सोता था, थर्ड नाइट उसी सेम बेडरूम में नहीं सोता था। अब ये काम वो क्यों करता था कि जैसे फूड को टेस्ट करना या सेम बेडरूम में ना सोना, क्योंकि राजा को डर होता था कि कहीं कोई उसको जो है मार ना दे, कहीं कोई उसके ऊपर अटैक ना कर दे, इसीलिए वो सेम बेडरूम में नहीं सोता था और खाने से पहले फूड को टेस्ट करवाता था। ओके, एंड अबाउट पाटलिपुत्र जो कि मॉडर्न पटना है, उसके बारे में मैक्सथनीज ने क्या लिखा है कि ये बहुत ही लार्ज और ब्यूटीफुल सिटी है, बड़ी बड़ी दीवार से चारों तरफ से सराउंडेड है। यहाँ पर 570 टावर्स हैं, 64 गेट्स हैं। यहाँ पर जो हाउसेस बने हुए हैं वो 2 या 3 स्टोरीज हैं और ये सभी के सभी वुड और मड से बने हुए हैं, मतलब पक्की ईंटों से, ब्रिक्स से, स्टोन से, सीमेंट से नहीं बने हुए होते थे, वुड और मड से बने हुए होते थे। इवन किंग चक का जो पैलेस होता था वो भी वुड से ही बना हुआ होता था, बट हाँ स्टोन कार्विंग से डेकोरेटेड होता था। किंग के पैलेस के चारों तरफ जो है गार्डन छोड़ा रख जाता था और एक एनक्लोजर भी रखा जाता था बर्ड्स को रखने के लिए। तो ये सभी चीज़ें जो है मैक्सथनीज ने अपनी बुक इंडिका में हमारी कंट्री के बारे में, स्पेशली मौर्यन एम्पायर के बारे में लिखी जब वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर यहाँ पर आए थे। सो आज हम यहीं तक करने वाले हैं। इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग।